नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जैन, बुद्ध, प्राकृत, संस्कृत आदि भाषा और दर्शन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त अध्येता प्रोफेसर धर्मचंद जैन से। धर्मचंद जी, बहुत बहुत नमस्कार आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धर्मचंद जी टोंक जिले के एक छोटे से गांव अलीगढ़ में लगभग 6 दशक पूर्व जन्म लेते हैं। एक साधारण सा परिवार जहां पढ़ाई लिखाई का कोई बहुत अधिक उस तरह का माहौल नहीं था। आपके पिताजी व्यापारी थे और उस छोटे से गांव में कोई उस तरह की संभावनाएं तत्कालीन दौर में दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन ऐसे माहौल में किस तरह से एक होनहार बालक के रूप में अपनी पढ़ाई करते हुए, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए किस तरह से आपने जैन और बौद्ध दर्शन का अध्ययन, उसकी जो मूल भाषा है प्राकृत, उसमें अध्ययन करते हुए किस तरह से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, शोध अनुसंधान के क्षेत्र में आपकी उस पूरी यात्रा के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो धर्मचंद जी, आज एक शुरुआत अपन चर्चा की करेंगे। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जो बचपन था, 6 दशक पहले की दुनिया में लौटिए, किस तरह से आपको वो पारिवारिक माहौल मिला, किस तरह से एक छोटे से गांव में उस जो प्राथमिक कक्षाओं की प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होती है, उसके कोई आपको याद आ रही हो, आपके उस समय के शिक्षक गण, माता पिता, उनका किस तरह का एक आप पे आशीर्वाद रहा, प्रभाव रहा कि आपने अपनी जीवन यात्रा शुरू की? मेरा बचपन वीर जैन विद्यालय हमारे निकट ही था, घर के निकट। वहां मैं पढ़ा हूँ पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक, जो जैन समाज के द्वारा स्थापित स्कूल है। और वहाँ अच्छे अध्यापकों से, अध्यापक धन्नालाल जी, चिरंजीव लाल जी, गोपाल जी, इनसे पढ़ने का अवसर मिला। और उस समय ही कुछ वाद विवाद प्रतियोगिता, उस स्तर पर भी भाषण प्रतियोगिता में भी भाग लेने का मौका मिला। बचपन की यादें बड़ी मनोहर होती हैं। मैंने अपने घर में दादी जी को बड़ी धार्मिक वृत्ति में देखा। जैन परंपरा के अनुसार वे प्रतिदिन 5 सामायिक करती थी और पिताजी भी रात्रि में भोजन नहीं करते थे, माताजी भी नहीं करती थी। इस तरह का धार्मिक माहौल मुझे मिला और वो संस्कार मिले। पिताजी के अनुसार मेरा जन्म 18 अक्टूबर 1960 का, यानी धनतेरस उस दिन हुआ, और इसलिए धन्ना नाम भी मेरा रखा गया। लेकिन धन से अधिक महत्व पिताजी ने धर्म को दिया, इसलिए धर्मचंद नाम कर दिया। वहाँ के बच्चों के साथ जो हमारे साथी थे, उनके साथ खेलने का अवसर मिला। उसमें पले बढ़े हम आइस पाइस और गेंद से भी खेलते थे, कई तरह के खेल खेले। अंटों से खेलते थे, कांच की जो गोलियां होती है उनसे, कंचे कहते थे उन्हें। और पैकेट से भी खेले, जो सिगरेट के पैकेट होते हैं उन्हीं को हम ताश की तरह से उनसे खेला करते थे। बड़े हुए, फिर वहाँ ही सेकेंडरी स्कूल था, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उसमें पढ़ने का अवसर। धर्मचंद जी, सेकेंडरी क्लास में आने के पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, आपका वो उन्मुक्त जीवन जहां आपने परंपरागत खेलों के बीच में अपने दोस्तों के साथ जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को एक दिशा देने की कोशिश की, उस दौर में जब परिवार में तो आपको एक धार्मिक माहौल मिलता है, जैसा आपने बताया आपकी दादी से, और पिताजी की भी प्रेरणा रही कि धन से धर्म, तो धन से धर्म बनने की जो आपकी यात्रा है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिताजी ने भी कहीं वो संस्कार दिए, लेकिन चूंकि पिताजी व्यवसाय में थे, तो शायद उनके मन में होगा कि घर का ये जो पुत्र है, ये भी आगे चलकर व्यापार में मुझे सहयोग करे, क्योंकि व्यापार तभी आगे बढ़ता है जब कुछ विश्वस्त सहयोगी साथ में होते हैं। लेकिन स्कूल में आपके शिक्षकों का प्रभाव रहा और उन्होंने आपको
आपकी साहित्यिक रुचियों को एक तरह से परिपक्व किया, विकसित किया। तो वो जो आपका 9th क्लास तक का जो एक दौर था, उस समय क्या कभी जीवन के बारे में आपने सोचा कि मैं किस तरह का अपना करियर आगे बनाऊं? उस समय आप जो भी पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, पुस्तकें पढ़ते होंगे, महापुरुषों के बारे में पढ़ते होंगे, कभी कोई ऐसी भावना मन में उठी हो कि मैं उसके जैसा बनूं, या गांव के आपके कोई ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व रहे हों, या कभी लगा हो कि नहीं, पिताजी के साथ ही हम तो अपना व्यापार करके जीवन यापन करते रहेंगे? वो कुछ अनुभूतियां यदि याद आ रही हो तो वो साझा कीजिए। पिताजी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के थे। वो प्रतिदिन सामायिक करते थे और स्थानक में जाते थे, कभी हमको भी साथ में ले जाते थे। और मुझे याद है कि बचपन में जब मैं 6ठी 7वीं में रहा हूँगा, उससे भी पहले बल्कि धार्मिक शिविर लगा था। उस शिविर में मैंने सामायिक के पाठ याद कर लिए थे, प्रतिक्रमण के कुछ पाठ याद किए थे, और फिर जितने पाठ प्रतिक्रमण के याद हुए तो पिताजी साथ में ले जाते कि प्रतिक्रमण कराओ। इस तरह से धार्मिक संस्कार उन्होंने डाले। और हमारे खान पान में बड़ी सात्विकता रही, भोजन आदि में। पिताजी ने कभी ऐसा हमको कोई महत्वाकांक्षा के रूप में कभी नहीं देखा और नहीं उत्पन्न किया, कोई महत्वाकांक्षा नहीं उत्पन्न की। और हमें जो स्कूल का माहौल मिला था उसमें हम पढ़ते थे बस, और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं बना था कि हमें जाकर के कोई नौकरी करनी है, बल्कि यही था कि पिताजी का सहयोग करना है। क्योंकि पिताजी बहुत कम उम्र में अस्वस्थ हो गए थे। जब मैं 7वीं 8वीं में होऊंगा तभी तो दुकान पर भी मैं बैठने लगा था और कुछ सेवाएं दुकान पर दे रहा था। तो इतना ही था कि भी दुकान करेंगे, आगे का कभी सोचा नहीं था कि कहीं पढ़ने जाएंगे किसी बड़े शहर में और कुछ और कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये युग बनता चला गया। और हमारे ही गांव में 10वीं में जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय एक शिविर लगा, धार्मिक शिविर, और उसमें अनेक अध्यापक आए, उनमें कन्हैयालाल जी साहब लोढ़ा भी थे। नहीं, लेकिन धर्मचंद जी, जब आप 10वीं क्लास में आए जी, तो उस समय मुझे जैसा याद आता है, हमें 9th क्लास में विषय लेने पड़ते थे, विज्ञान, कला या वाणिज्य। तो हाँ, आपने कौन सा मतलब विषय चुना? आपने कला मैंने के? विज्ञान लिया था, मैथमेटिक्स वाला, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये 3 विषय तो रहे। जब आपने विज्ञान विषय लिया तो क्या कहीं आपके मन के किसी कोने में इंजीनियर बनने की इच्छा थी, या? नहीं, उस समय सोचा नहीं था कि इंजीनियर भी कुछ होता है, हमने इतना नहीं सोचा था। लेकिन वो विषय अच्छा लगा था और मैथमेटिक्स में मेरी रुचि थी, गणित में रुचि थी, इसलिए वो लिया। वैसे रुचि हिंदी में भी रही, हिंदी निबंध लिखने में, और संस्कृत भाषा में भी रुचि रही। और लेकिन विज्ञान उससे भी और अच्छा लगता था। साइंटिफिक, हम रसायन शास्त्र के जो तत्वों के सूत्र हैं, तत्वों के नाम हैं, उनको याद करते थे, और H2O आदि सूत्रों को। वो जो आपका दौर था विज्ञान पढ़ते हुए, चूंकि आप धर्म के साथ भी बहुत गहरे जुड़े हुए थे, तो धर्म और विज्ञान कहीं उस समय 9वीं 10वीं क्लास का वो युवा या किशोर मैं धर्मचंद कहूं, उनके मन में कभी कहीं कोई संकल्प हुआ कि धर्म क्या कह रहा है, विज्ञान की कसौटियों पर कहीं उसको कसने की बात हो? क्योंकि आप धार्मिक शिविरों में भाग लेने लगे, ऐसा कहते हैं कि विज्ञान के विद्यार्थी को बहुत पढ़ना पड़ता है, तब भी आपकी अभिरुचियां बरकरार रही? नहीं, ये बात सही है कि विज्ञान का सोच एक प्रयोग पर आधारित होता है, सत्य पर आधारित होता है, और सत्य मुझे अच्छा लगता था। और धर्म में भी सत्य की बातें रहती हैं, जो हम सुनते थे कभी प्रवचन में भी, कहीं किसी संत से, तो उस सत्य की बातें उसमें भी लगती थी। तो सत्य को जीने का, सत्य को समझने का भाव मन में उत्पन्न हुआ, चाहे वो विज्ञान के माध्यम से सत्य मिले, चाहे वो धर्म के माध्यम से सत्य मिले। इन दोनों रूपों में, दोनों को मैं एकता समझता था। टकराव हो तो उसमें आस्था बीच में आती थी कि भाई आस्था धर्म पर है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का टकराव पैदा नहीं होना चाहिए, ये भी मस्तिष्क में बात आती थी। तो आप एक शिक्षक की बात कर रहे थे कि जब आप एक धार्मिक शिविर में थे तो वहां आपको एक गुरुजी मिले, शायद आप कन्हैयालाल जी की बात कर रहे थे, लोढ़ा जी साहब। जी हाँ, वो उनको फिर हम गुरुजी के नाम से पुकारते रहे। हाँ हाँ। तो उनके उस प्रसंग को बताइए कि कैसे आपके जीवन में मोड़ में मतलब आया या परिवर्तन आया उनसे तो मुलाकात के बाद? समय एक ग्रीष्मावकाश में परीक्षा के पश्चात धार्मिक शिविर लगा था। उस शिविर में अनेक छात्रों ने भाग लिया था, मेरे ख्याल से 100 से अधिक छात्र होंगे। तब उस समय
लोढ़ा साहब से मिलना हुआ और उन्होंने मेरी परीक्षा ली, कुछ बातें पूछी और उनके मन में ये आया कि मैं जयपुर पढ़ूं। जयपुर में उस समय आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की प्रेरणा से एक संस्था प्रारंभ हुई थी, जैन सिद्धांत शिक्षण संस्थान, और उसमें छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा था, जहाँ निःशुल्क व्यवस्था थी रहने की और भोजन की। तो मुझे वहाँ कहा गया कि आप वहाँ आओ और पढ़ो। 10th तक मेरे साइंस थी, तो 11th में वो कह रहे आप संस्कृत लेकर के पढ़ोगे। तो मैंने कहा पिताजी से माताजी से अनुमति लेने पर मैं बताऊंगा। पिताजी माताजी ने मुझे अनुमति प्रदान कर दी। नहीं तो धर्मचंद जी, लोढ़ा साहब ने आपके कौन से व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी विशेषता देखी कि उन्होंने आपको वहां पढ़ने के लिए प्रेरित किया? बहुत सारे बच्चे होंगे वहां, तो ये तो वही जानते हैं कि क्या विशेषता देखी। नहीं, कहीं कोई बातचीत हुई हो, कुछ लगा हो आपको, परीक्षा दी हो, उसमें टॉप किया हो, या मतलब कोई संवाद हुआ हो? अचानक तो कोई नहीं कहेगा। हालांकि जयपुर रत्न व्यवसायियों की नगरी है, तो मैं मानता हूं कि लोढ़ा साहब भी एक ऐसे रत्न पारखी थे कि उन्होंने बहुत जल्दी एक रत्न को वहां ढूंढ निकाला और जयपुर ले आए। उन्होंने मेरी याददाश्त को और समझ को, मैं समझता हूँ, दो चीजों को देखा। और क्योंकि वो उस तरह की परीक्षा ली थी कि मैं कितना याद कर पाता हूँ। जैसे कुछ अंकों को उल्टे अंकों को बोला, 5 संख्या 8 संख्या मैंने उसी क्रम से अगर बोल दिया है, इस तरह की परीक्षा ली। उनको उल्टे क्रम से बोलना, इस प्रकार की परीक्षा ली। ऐसे बौद्धिक और स्मृति मूलक परीक्षाएं उन्होंने ली थी। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये, धार्मिक रुचि भी देखी। तो 9th 10th में आते आते एक तरह से वो मौलिकता और जो अध्ययन के प्रति जुड़ाव और वो सारी चीजें आप में कहीं विकसित होने लगी थी, तो फिर आपने विज्ञान की पढ़ाई की। 11th में फिर आप जयपुर आ जाते हैं। जयपुर आ गया। और वहां भी फिर विज्ञान की जारी रखा, या आपने फिर इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे? मैंने फिर एक बार तो सोचा था कि यहाँ रहूं कि नहीं रहूं, क्योंकि यहाँ तो विज्ञान पढ़ने को मिलेगा नहीं। मेरी रुचि तो मैथमेटिक्स में थी, विज्ञान में थी। पर फिर भी घर के मेंबर्स के समझाइश से और गुरुजी के समझाइश से मैंने मन बनाया कि भाई यहाँ ही रह करके आर्ट्स पढ़ूंगा। कुछ छात्र जो मेरे समय में आए थे वो छोड़कर चले गए, कोई कॉमर्स से थे, साइंस से थे, तो वो नहीं टिक पाया। पर फिर मैंने समझा कि मैं उस समय भी कर्म थ्योरी पर आस्था रखने लगा था कि मेरे जो कर्म में होगा तो वो ठीक ही होगा शायद। तो मैं आ गया चल करके पढ़ने के लिए यहाँ, कि योग सही बना होगा। तो धर्मचंद जी, उस समय आपके कोई और भी भाई बहन आपके साथ थे जब आप गांव में पढ़ रहे थे? हाँ, हम 4 भाई हैं, 3 भाई और थे। और अच्छा। उस समय तक मेरी बहन की शादी हो गई थी, बहन एक है। बहन की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, वो 14 साल की थी तभी शादी कर दी थी। और तो आपके 2 भाई थे, वो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं? नहीं, मेरे से सभी तीनों भाई छोटे हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि उनको भी धर्म में या उस तरह की रुचि रही हो और आप अपने साथ शहर में लाए हो, या उनका एक अलग तरह का स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित हुआ? नहीं, जो मेरे से जो छोटा भाई था ऋषभ, वो दुकान पर पिताजी का सहयोग करने लगा था। और पिताजी कुछ अस्वस्थ रहते थे, इसलिए सहयोग की आवश्यकता थी। बाद में जब पिताजी चले गए, दिवंगत हो गए, उनकी 50-52 वर्ष की उम्र में ही देवलोक गमन हो गया था उनका। तो ब्रदर ने दुकान संभाली, लेकिन वो भी पढ़ने में रुचिशील था और टोंक में कॉलेज में उसने पढ़ाई की थी, साइंस बीएससी किया था। फिर उसने फॉर्म भरा था बैंक के लिए, तो बैंक में उसका सिलेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद उसने मेरे से परामर्श किया कि मैं व्यवसाय छोड़ना चाहता हूँ और ये दुकान मैं नहीं करूंगा और जॉब करता हूँ। तो वो फिर बैंक में चला गया। लेकिन जो तीसरे नंबर का भाई था वो मेरे पास जयपुर में पढ़ रहा था, बीकॉम पढ़ रहा था। वो एलबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया था उसने। तो वो सेकंड ईयर में था। तब उसने कहा कि छुट्टियों में भाई साहब मैं दुकान पर बैठ जाता हूँ, भाई साहब तो छोड़कर जा रहे हैं तो मैं बैठ जाता हूँ 1-1.5 महीना। ठीक है। पर उसका मन ऐसा लगा दुकान पर 1-1.5 महीने के बाद, तो उसको वहीं रास आ गया और उसने वहीं रचबस गए, वो लग गया उसका। चौथे नंबर का भाई जब मैं नौकरी में लग गया था, तब उस समय मेरे साथ झालावाड़ पढ़ने के लिए वो आया था मेरे पास। तो चलिए, 11th के बाद फिर आपको कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिला होगा। तो आपने कैसे कॉलेज का चुनाव किया, और उस समय क्या प्रेरणा आपके मित्रों की या उस समय के जो भी आपके मेंटर्स थे उनकी रही? हाँ, मैं देखिए कॉलेज के पहले 1 साल में स्कूल में भी पढ़ा जयपुर में, मानक जो बड़ी चौपड़ पर है जयपुर में।
उसमें आर्ट्स विषय लिया था, तो संस्कृत, इतिहास और हिंदी, ये 3 विषय लिए थे। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में आया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक प्रमुख कॉलेज है राजस्थान कॉलेज, उसमें उसी वर्ष संस्कृत में ऑनर्स प्रारंभ हुआ था। तो संस्कृत में ऑनर्स के लिए प्रवेश फॉर्म भर दिया और साथ में मैंने विषय लिया दूसरा सब्सिडियरी सब्जेक्ट साइकोलॉजी। तो संस्कृत और साइकोलॉजी, इन 2 विषयों को लेकर मैं 3 वर्षों तक पढ़ा और 3 इयर्स डिग्री कोर्स, बीए ऑनर्स डिग्री कोर्स प्राप्त हुआ। जब आप राजस्थान कॉलेज में स्नातक के विद्यार्थी थे, वहीं आपसे मेरा परिचय होता है और उसके बाद तो खैर यूं मैं दृष्टा रहा हूं आपके इस पूरे अकादमिक करियर का, और किस तरह से ग्रेजुएशन में रहते हुए आपने संस्कृत भाषा में एक दक्षता और प्रवीणता हासिल की और डिबेट्स बोली। और ये बड़ा अच्छा संयोग है कि हालांकि मैं भी मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन बाद में मैंने भी हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत लेके अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और आपकी थिएटर में जो रुचि रही, डिबेट्स में रुचि रही, साहित्यिक रुचि रही, उसको मैंने बहुत निकटता से देखा। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में थे, तो चूंकि अपन मूल रूप से प्राकृत भाषा की बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन में रहते हुए कहीं आपको ऐसा लगा कि जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं उन्हें कहीं हम पढ़ें, या कहीं उसके प्रति रुचि रही, या एक सहज प्रवाह रहा आपका और समय के साथ आपकी रुचि जागृत होती चली गई? संस्कृत चूंकि वहां आकर के विशेष रूप से पढ़ने लगे और संस्कृत का हमें अवसर मिला पंडित दीनानाथ जी त्रिवेदी मधुप से पढ़ने का, जो उस समय भारती पत्रिका के संपादक थे। वहीं वो रामलला जी के रास्ते में रहते थे और हमारा संस्था भी वहां पर थी। तो उनसे रचनात्मक कौमुदी हमने पढ़ी और उससे संस्कृत में रुचि जागृत हुई। हम हिंदी से संस्कृत बनाने लगे, संस्कृत में डिबेट कंपटीशन में भाग लेने लगे। उसी समय हमको 1 वर्ष प्राकृत पढ़ने का भी अवसर मिला, 1 महीने के लिए पंडित शांतिलाल जी से। उन्होंने प्राकृत विज्ञान पाठमाला पढ़ाई और वहां रह करके ही हमने आचार्य हेमचंद्र का एक सिद्ध हेम शब्दानुशासन व्याकरण है, उसका 8वां अध्याय प्राकृत व्याकरण के नाम से जाना जाता है, उसको सूत्र शैली में पढ़ा और सूत्र शैली में पढ़कर वो बहुत हमको अच्छा लगा, सरल लगा। तो उस समय प्राकृत के प्रति रुचि जागृत हो गई और प्राकृत के भी हम हिंदी वाक्यों का प्राकृत बनाने लगे थे। और वहाँ संस्थान में जो नए छात्र आते थे तो हमें पढ़ाने के लिए भी काम सौंप दिया गया कि आप इनको पढ़ाओ, तो उससे और अच्छा प्राकृत के प्रति रुझान बढ़ता गया। तो फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद एमए किया होगा? एमए किया संस्कृत में। तो उस समय फिर प्राकृत भाषा के प्रति जो ये आपका जुड़ाव था वो लगातार बना रहा, या उसमें कहीं कोई व्यवधान आता है एमए और पीएचडी की जो आगे आपकी पढ़ाई होती है? नहीं, व्यवधान नहीं आया, क्योंकि संस्कृत में भी हम प्राकृत नाटक जो होते हैं संस्कृत के, उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। चाहे वो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक हो, चाहे वो भवभूति का नाटक हो, उत्तर रामचरित, ये कोर्स में रहा करते थे। चाहे विशाल दत्त का मुद्रा राक्षस हो या शूद्र का मृच्छकटिक हो, इनमें भी प्राकृत का प्रयोग रहा। तो प्राकृत भाषा तो छूटी नहीं, प्राकृत भाषा के साथ संबंध बना रहा। और संयोग ये देखिएगा कि पढ़ने के बाद जब मैं एमए किया था, क्योंकि गोल्ड मेडल था एमए में और बीए ऑनर्स में भी, तो नियुक्ति मिल जाती थी उस समय कॉलेज एजुकेशन में। नवंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया था भरतपुर कॉलेज में, इसमें बिगिनिंग में अलवर कॉलेज में, अलवर के सही जो एडहॉक अपॉइंटमेंट्स होते थे, मेरिट अपॉइंटमेंट्स में, यस। तो वो प्रतिवर्ष होता रहा कंटिन्यूस। और उसी दौरान फिर आरपीएससी से जब जगह निकली तो आरपीएससी में भी हो गया लेक्चरर में, और आरएएस के अलाइड में भी हुआ था, पर लेक्चररशिप में मैंने प्रिफर किया मेरे स्वभाव के अनुसार। लेकिन धर्मचंद जी, प्रशासनिक सेवाओं का अपना एक, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि अपना रुतबा होता है, और एक युवा की उस समय चाह होती है कि उसमें शक्ति भी होती है, पावर भी बहुत कुछ होती है। तो उस समय आपके मन में कहीं कोई अंतर्द्वंद नहीं हुआ कि मैं अध्यापन छोड़ के प्रशासनिक सेवाओं की ओर जाऊं? नहीं, एक बार मैंने उसमें एक्सटेंशन तो लिया था 1 महीने का ज्वाइनिंग करने के लिए, लेकिन फिर विचार यही बना कि नहीं, मुझे इसमें जाने की अपेक्षा टीचिंग में जाना चाहिए, क्योंकि टीचिंग में कुछ ऐसा कर सकता हूँ या उसमें मुझे जो आत्म संतुष्टि मिलेगी वो अलाइड सर्विसेज में, जिला उद्योग अधिकारी आदि में नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि वहां तो पब्लिक डीलिंग है, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर नहीं है, और शिक्षा में रहकर ज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया किया जा सकता है। तो जो आपने पीएचडी की वो अध्यापन
उस पर कार्य करते हुए किया या पीएचडी के बाद आपने टीचिंग ज्वाइन किया था? मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया था एमए करते ही, प्रोफेसर रामचंद्र जी द्विवेदी के निर्देशन में राजस्थान विश्वविद्यालय से। लेकिन क्योंकि अपॉइंटमेंट हो गया था तो समय नहीं मिल पाया। पर एक योजना निकली थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, उसमें था कि भी हम एक यूजीसी फेलोशिप होती है, टीचर फेलोशिप, यस, तो उसके अंतर्गत मैंने अप्लाई कर दिया। तब मेरा पोस्टिंग झालावाड़ में था, तो वहां मुझे ये अवसर मिला कि मुझे ये फेलोशिप मिल गई। तो मैं 3 साल के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में आ गया और मैंने अपना पीएचडी का काम किया। पीएचडी का विषय उन्होंने ही दिया, गुरुदेव ने, बौद्ध प्रमाण मीमांसा की जैन दृष्टि से समीक्षा। और उस समय क्योंकि अवकाश पूरा मिल गया था तो बहुत तन्मय होकर के मैंने काम किया, और वो एक मेरे लिए एक आधारभूत काम बना दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार होने के लिए। क्योंकि बौद्ध दर्शन के जो न्याय शास्त्र के ग्रंथ हैं, बौद्ध लॉजिक जो है, बुद्धिस्ट लॉजिक, उसके ग्रंथों को मूल संस्कृत से पढ़ा, और जैन दर्शन के भी ऐसे ही न्याय विषय जो जैन लॉजिक के ग्रंथ हैं उनको भी संस्कृत मूल से पढ़ा। इन दोनों को पढ़ने से मुझे बहुत ही आत्मतोष का अनुभव हुआ, और उसका फिर मैंने लेखन प्रारंभ किया। तो जब दिखाया मैंने अपने गाइड को तो वो भी उससे संतुष्ट थे, और वो थीसिस फिर प्रकाशित भी हुई पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी से 1995 में। 89 में मेरा काम पूरा हो गया था, 1 साल का एक्सटेंशन भी मिला। ये जो आपने पीएचडी किया, तो ये बौद्ध दर्शन के प्रति आपकी अभिरुचि पीएचडी के दौरान ही जागृत हुई थी या उसके पहले भी आपने अपने अध्ययन किया? उसके पहले मैंने इतना नहीं पढ़ा था बौद्ध दर्शन, उसी दौरान पढ़ा। और बौद्ध दर्शन की जो महत्ता है या बौद्ध दर्शन में जो तार्किकता है वो भी मुझे समझ में आई उससे। उसके बाद फिर बौद्ध दर्शन पढ़ने का अवसर बाद में और मिला मुझे जोधपुर में। अच्छा, तो जोधपुर यूनिवर्सिटी में जब आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद? जोधपुर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था 1992 में। 1992 में वहां चला गया था जोधपुर, और फिर वहीं रहने का अवसर मिला। तो वहां मैं जब एसोसिएट प्रोफेसर बना, उसके बाद 2006 में यूजीसी ने एक बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर की स्थापना के लिए सहयोग किया था जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में। तब मुझे अवसर दिया गया कि प्रथम डायरेक्टर बनने का। वसंत पंचमी के दिन मैंने ज्वाइन किया, और वहां बड़ा नया अनुभव हुआ। सब नए तरह से इसको एस्टेब्लिश करना था। 5 वर्ष के लिए मैंने काम किया। तब बुद्धिस्ट ग्रंथों को बहुत बारीकी से पढ़ा, अंगुत्तर निकाय, धम्मपद और सूर्यलेख आदि कई सारे ग्रंथ पढ़ने को मिले। और मैंने कुछ बुद्धिस्ट संगोष्ठियों में भी, सेमिनार्स में भी भाग लिया। ISBS एक संस्था है, उससे जुड़ा, और वहां भी पेपर प्रेजेंट किए। तो बुद्धिज्म में भी मुझे बड़ा आनंद आया, और बुद्धिज्म और जैनिज्म में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिली। भेद भी है और अभेद भी है, दोनों ही देखने को मिले, पर एक दूसरे से सीखने को मिला। मुझे बहुत रुचि जागृत हुई बुद्धिज्म में भी, और पाली का भी हमने कोर्स करवाया उस समय स्टूडेंट्स के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स हम चलाते थे बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर में, और 10-12 किताबें भी वहां से प्रकाशित थी 5 साल के दौरान। तो इस तरह से एक विस्तार हो गया। मैंने इंडियन फिलोसॉफी विषय लिया था एमए में संस्कृत में, तब इंडियन फिलोसॉफी के ग्रंथ, फिर जैनोलॉजी का विशेष रूप से। जब मैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आया तो जैन चेयर पर ही आया था, एक तरीके से विभाग में। चेयर तो क्या, विभाग में जैन दर्शन का एक ग्रुप चलता था, प्राकृत और जैन दर्शन का ग्रुप, उसके अंतर्गत में आया था। तो जैनिज्म पर भी अध्ययन हुआ, बुद्धिज्म पर हुआ, और भारतीय दर्शन की सामान्य जानकारी थी। तो इस तरह से एक बैकग्राउंड अच्छा तैयार होता चला गया। चलिए, आपके एक छोटे से गांव से निकल करके आप विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, और भारतीय दर्शन के साथ साथ जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन का आपने इतना गहन अध्ययन किया, प्राकृत भाषा का अध्ययन किया। और ये बड़ी खुशी और संतोष की बात है, गर्व की बात है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्राकृत भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। तो जैन साहब, ये बताइए, क्लासिकल लैंग्वेज से मतलब क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज एक क्लास है, ऐसी भाषा का एक ऐसा क्लास है जो प्राचीन भाषा है, और वो प्राचीन भाषा
कम से कम 1,500-2,000 वर्ष पुरानी है, जिसमें समृद्ध साहित्य विद्यमान है, खूब लिखा भी गया है और उसके अवशेष आज भी मिलते हैं और कुछ परिवर्तन भी उसमें हुए हैं। परिवर्तन के साथ भाषा के रूप अभी देखने को मिलते हैं। तो उस भाषा की समृद्धि और रही है और उसने कल्चर को बहुत कुछ दिया है। ऐसी भाषाओं को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना प्रारंभ किया सन 2004 में। सबसे पहले ये दर्जा दिया गया तमिल भाषा को, फिर 2005 में संस्कृत को दिया गया, उसके बाद कन्नड़ और मलयालम को दिया गया। इस तरह से शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना प्रारंभ हुआ और अभी 2024 में अक्टूबर में 5 भाषाओं को एक साथ सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, जिनमें पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बांग्ला, ये 5 भाषाएं हैं। तो प्राकृत को जब ये दर्जा मिला तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और एक अवसर मिला जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान से मिलने का अवसर मिला। इसी उपलक्ष्य में उनको धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम 5 विद्वान आमंत्रित किए गए थे प्राकृत भाषा से। हर भाषा से 5-5 विद्वान देश से गए थे, तो प्राकृत में मुझे जाने का अवसर मिला और भाषा समिति, भारत सरकार ने आपको एक समिति में मनोनीत किया था, उस आधार पर वो 2019 में मनोनीत किया था। एक प्राकृत विकास बोर्ड बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है वो उसका संचालन कर रही थी। उसमें 2 बार मीटिंग में जाने का अवसर भी प्राप्त हुआ, लेकिन आगे अब उसी का आवश्यकता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब भाषा को एक साथ दर्जा मिल गया तो इसका जरूर संरक्षण, संवर्धन और इसमें जो पांडुलिपियां हैं उसका जो साहित्य है उसका ट्रांसलेशन और आदि करने का एक देश में तो अवसर मिलेगा। भाषा को जो एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया तो थोड़ा सा, क्योंकि अब हमारे जो दर्शक हैं वो मूलतः मीडिया से जुड़े हुए हैं, अलग अलग डिसिप्लिन के हैं, तो थोड़ा सा ये बताएं कि जो प्राकृत भाषा की पृष्ठभूमि है वो किस तरह की है, उसमें जो साहित्य है, पठन पाठन की जो एक प्रवृत्ति रही या एक दौर था कि किस तरह के वहाँ पाठ्य पुस्तकें हैं, किस तरह का लेखन किया गया है, उसके बारे में कुछ आप संक्षेप में बताएं। पूरी परंपरा। प्राकृत भाषा लोक भाषा है जी, जन भाषा है, ये आम लोगों की भाषा है और आज भी हमको प्राकृत के अवशेष सभी भाषाओं में प्राप्त होते हैं, जो हमारी प्रांतीय भाषाएं उनमें। तो प्राकृत भाषा में काफी साहित्य है, तो जितना जैन साहित्य है, आगमिक साहित्य जो आगम लिटरेचर कहलाता है वो प्राकृत भाषा में है। अर्धमागधी प्राकृत में है, श्वेतांबर आगम साहित्य और दिगंबर आगम साहित्य शौरसेनी प्राकृत में है। तो अर्धमागधी और शौरसेनी ये 2 तरह की प्राकृतों में हमारे आगमिक साहित्य है। उसके अलावा भी नाटक आदि में अन्य प्राकृतों का भी प्रयोग हुआ है, मागधी का, कहीं पैशाची प्राकृत का। प्राकृत के अनेक रूप रहे हैं। भरत के नाट्य शास्त्र में ही 7 प्रकार की प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें मागधी है, अवंतिजा है, सूरसेनी, अर्धमागधी आदि भाषाएं उसमें कही गई हैं। तो ये प्राकृत भाषाएं प्राचीन काल से हैं और नाटकों में इनका प्रयोग होता रहा है। तो इस तरह से प्राकृत भाषा हमारी लोक भाषा, जन भाषा के रूप में प्रारंभ से ही मान्य रही और इसमें महाकाव्य, खंड काव्य, कथा साहित्य भी खूब रचा गया है। बल्कि इसमें एक सट्टक नाम की एक अलग विधा है, सट्टक साहित्य, जो प्राकृत में ही है पूरा। कर्पूर मंजरी जैसे राजशेखर की है, वो सट्टक साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है और भी ग्रंथों की रचना हुई। तो प्राकृत भाषा में एक आपने नाम सुना हो तो गुणाढ़ की बृहत कथा, जो प्राकृत पैशाची प्राकृत में रचित थी, वो अब लुप्त हो गई है, लेकिन उसके आधार पर बृहत कथा, मंजरी आदि ग्रंथ रचे गए हैं। वो कथा का बहुत ही समृद्ध ग्रंथ था। उसके पश्चात भी कई कथा साहित्य में, जैसे वसुदेव हिंदी है संगदास गणी की, और उसके बाद मज्जिम खंड है धर्मसेन गणी का, ये रचे गए हैं, जिसमें बड़ा लंबा उपन्यास, जैसे हम कहें कि प्राचीन उपन्यास की शैली उसमें रही है। कथाएं उसमें हैं, अवान्तर कथाएं भी उसमें आ जाती है। वसुदेव जो कि श्री कृष्ण के पिता थे, उनका उसमें भ्रमण दिखाया गया है। तो ऐसे वसुदेव हिंदी है। सम्राट चिकाहा नाम की एक
कथा साहित्य, हम हरिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैसे तरंगवई, तरंग लोला आदि, ऐसे कुवलय माला कहा उद्योतन सूरी का ग्रंथ है। तो कथा साहित्य में बहुत ही समृद्ध साहित्य हमको देखने को मिलता है। और एक सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो गाहा सप्तशई है। गाहा सप्तशई में 700 गाथाएं हैं जिनका महाकवि हाल ने संकलन किया था। उसमें श्रृंगार भी है, तो आम जनजीवन भी उसमें चित्रित है। श्रृंगार का वर्णन उसमें मिलता है और उसका उदाहरण देते हैं जो संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं, चाहे वो मम्मट हो, चाहे वो विश्वनाथ हो, या अन्य कोई साहित्यकार हो, सभी अपने ग्रंथों में प्राकृत की रचनाओं को, प्राकृत के पद्यों को, गाथाओं को उद्धृत करते हैं उत्तम काव्य के रूप में, जिसमें व्यंजना प्रधान काव्य है। तो ये श्रेष्ठ काव्य अगर हम कहें तो संस्कृत साहित्य भी प्राकृत गाथाओं का उल्लेख करके उसकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है। लेकिन धर्मचंद जी, मुझे दो चीजें इसमें लग रही हैं। जैसे आपने संस्कृत की बात कही और संस्कृत नाटकों में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था, तो जैसा मैंने पढ़ा है कि सामान्यतः उस दौर में जो उच्च कुल के लोग होते थे, जैसे राजा हैं या उनके दरबारी हैं, वो लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे। और जो निचले पद पे हैं लोग, जिनको हम नीची जाति के या उस तरह की बात करें कथित रूप में कि वो उस तरह के हैं, जिनका कैडर कम है, वो लोग प्राकृत भाषा में बोलते थे। तो क्या प्राकृत भाषा कुलीन वर्ग की, उस समय का जो इसे कुलीन वर्ग कहा जाता था, उनकी भाषा के रूप में स्थापित हुई या नहीं हुई? दूसरा, जो भाषा इतनी समृद्ध रही, जिसमें इतना साहित्य लिखा गया, समय के प्रभाव में वो विलुप्त किन कारणों से हुई कि अब सरकार को उस भाषा के संरक्षण के लिए क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर के उसके उत्थान के लिए प्रयत्न करने पड़ रहे हैं? जी, ये जो हम समझ रहे हैं कि संस्कृत कुलीन भाषा रही और प्राकृत आम लोगों की भाषा रही, ये क्या नाटकों में इस तरह का दिखाया गया है? राजा और ऋषि आदि प्राकृत का, संस्कृत का प्रयोग करते हैं, महिलाएं सभी प्राकृत का प्रयोग करती हैं, और पर ये तो एक नाटक की विधा है। लेकिन वस्तुतः तो सभी जो कुलीन लोग हैं वो भी प्राकृत का प्रयोग करते थे आम बोलचाल में। इसीलिए तो प्राकृत में आगम साहित्य लिखा गया और निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी आदि साहित्य की प्राकृत भाषा में लिखा गया। उनको भी पढ़ने वाले विद्वान होते थे। आम जनता उस साहित्य को नहीं समझती थी एकदम, तो विद्वान ही उसकी व्याख्या करते थे। तो जैसे आज हम राजस्थानी बोल लेते हैं या मारवाड़ी मेवाड़ी बोलते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं, ऐसे ही उस समय संस्कृत को बोलने वाले प्राकृत को भी जानते थे, प्राकृत को भी बोलते थे आम लोगों की भाषा में। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो चूंकि संस्कृत को बोलने में समर्थ नहीं होते थे, पर वो संस्कृत को समझते तो थे, बोलने का अभ्यास नहीं था, इसलिए वो प्राकृत का प्रयोग कर लेते थे। पर ऐसा नहीं कि वो उस भाषा को न जानते हो। तो हम इसको कुलीनता के आधार पर विभक्त न करके कहें कि एक ये तो दोनों भाषा, दोनों कुलीन लोग प्राकृत को जानते थे, वो प्राकृत को पढ़ते थे। अच्छा जैन साहब, आजकल स्कूल्स में या यूनिवर्सिटी वगैरह में प्राकृत भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था है? और यदि है तो कितने विद्यार्थी इस तरह के पाठ्यक्रम को लेने में रुचि ले रहे हैं? क्या स्थिति है? राजस्थान में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11th क्लास में प्राकृत को एक विषय के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस किया है। तो अभी विजयनगर के कॉलेज में इसकी क्लासेस चल रही हैं, ऐसे और भी जगह संभावना है। और हमारे यहाँ जो एक वर्धमान खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वो प्राकृत के सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स चलाते हैं। इसी तरह से एक जयपुर में ही प्राकृत भारती अकादमी है, उसके द्वारा भी प्राकृत पढ़ाने का उपक्रम ऑनलाइन चल रहा है, पहले ऑफलाइन भी चलता था। अपभ्रंश साहित्य अकादमी भी जयपुर में है, उसके द्वारा अनेक सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अपभ्रंश के भी और प्राकृत के भी। अपभ्रंश भी एक तरह से प्राकृत का विकास है, उसी का परिवर्तित रूप है। उसके बाद हिंदी भाषा अपभ्रंश का विकसित रूप है। तो प्राकृत का जो अध्ययन अध्यापन है वो हो रहा है और कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है, जैसे मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में प्राकृत तथा जैन दर्शन विभाग है। चेन्नई में भी जहाँ जैन दर्शन पढ़ाया जाता है, प्राकृत भाषा भी पढ़ाई जाती है, मैसूर में पढ़ाई जाती रही है। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में प्राकृत का पाठन होता है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें भी प्राकृत विभाग है।
ऐसे कई विश्वविद्यालयों में भी लेकिन जैन साहब, आपका तो जाना कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों में रहा है, विद्यार्थियों की संख्या किस तरह की है और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की क्या स्थिति है? मतलब इस दिशा में ठीक ठाक काम हो रहा है या करने की आवश्यकता है अभी सरकारी गैर सरकारी स्तर पर? हाँ, महाराष्ट्र में पहले प्राकृत पढ़ने वाले बहुत हुआ करते थे और अर्धमागधी भी अलग से पढ़ाई जाती थी महाराष्ट्र में, लेकिन अब वहाँ संख्या कम है। और बिहार में भी बहुत विद्यार्थी प्राकृत पढ़ते थे, वहां भी संख्या कम हुई है। लेकिन देश में अब वापस जागृति आएगी जब सरकार ने इसको घोषित कर दिया है शास्त्रीय भाषा के रूप में, तो पठन पाठन वापस वृद्धि को प्राप्त होगा, रुचि लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि इसमें समृद्ध साहित्य है जिसमें हमारी संस्कृति भी है, प्राचीन संस्कृति है। इतिहास अगर जानना है तो प्राकृत के बिना हम पूरा इतिहास नहीं जान सकते, पूरी संस्कृति को नहीं जान सकते। हमारे किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है और कैसे उस समय का जनजीवन था, उसको जानने के लिए भी प्राकृत को जानना जरूरी है। और प्राकृत भाषा आज जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में वैल्यू एडिशन को महत्व दिया जा रहा है। तो ये वैल्यू एडिशन करती है प्राकृत भाषा और उसका साहित्य, आज लोगों के जीवन को बदलने में, उनको सही दिशा प्रदान करने में, उनके सोच को सही बनाने में ये साहित्य उपयोगी हो सकता है। इस दृष्टि से अब छात्रों की संख्या बढ़ेगी, कई गृहस्थ इसको पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण इसका हो रहा है। श्रुत रत्नाकर संस्था ऑनलाइन पढ़ा रही है, एक पुलक गोयल इसको पढ़ा रहे हैं और प्राकृत भारतीय अकादमी भी ऑनलाइन पढ़ा रही है। इस प्रकार से ऑनलाइन कक्षाएं भी चल रही हैं। तो इस डिजिटल माध्यमों का जो हमारा दौर है, डिजिटल संस्कृति में जहां हम प्रवेश कर गए हैं, तो क्या कोई इस तरह की तकनीकी विकास भी हुआ है इस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए? हाँ, तकनीकी विकास इस रूप में है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई। अच्छा, और पीपीटी के माध्यम से भी उसमें पढ़ाते हैं। जैसे अपने ये जो आजकल सर्च इंजन वगैरह हैं, जिसमें हम हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगाली में, कई भाषाओं में हम जानकारी ले लेते हैं, तो क्या प्राकृत भाषा में भी जानकारी देने के लिए कोई इस तरह के सर्च इंजन या कोई इस तरह के विकल्प, या एआई में जिस तरह से अलग अलग भाषाओं में जानकारी मिल रही है, तो क्या प्राकृत का ज्ञाता इस तरह की सोर्सेस पर निर्भर रह सकता है? इस तरह की अभी कुछ इस दिशा में काम हो रहा है और इस तरह का कोर्स डेवलप किया जा रहा है कि जिसमें हम कोई शब्द डालेंगे और उस शब्द का क्या मीनिंग है वो इसके माध्यम से आ जाए, टेक्नोलॉजी से ऐसा विकास हो रहा है। और कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के बनाए जा रहे हैं जिससे प्राकृत को पढ़ना हो तो उससे आसानी हो जाए, प्रयत्न चल रहे हैं इस प्रकार के। और जो गाथाएं मान लो डाली गई हैं पहले से ही, जो कई ग्रंथ डाल दिए गए हैं, तो उसकी गाथा वो ढूंढ कर बदला सकते हैं कि ये गाथा पूरी इस तरह से है। अच्छा, ये जो इतने सारे ग्रंथ आपने बताए, ये कहीं उपलब्ध हैं हमारे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है उन पर? ऑनलाइन तो नहीं, लेकिन लाइब्रेरीज में मिलेंगे और जो प्रकाशक संस्थाएं उनके पास मिलेंगे। और पढ़ने पढ़ाने वाले लोग इनको जानते हैं। ऑनलाइन भी धीरे धीरे आने लगेंगे। कुछ ग्रंथ डाले गए हैं जो इनका डिजिटाइजेशन हुआ है, वो ग्रंथ डाले जाते हैं, लेकिन उसकी चूंकि पढ़ने वाले कम हैं तो वो थोड़े लोगों तक पहुंचकर समाप्त हो जाता है। नहीं, लेकिन जैसा जन साहब आप उस राष्ट्रीय समिति में भी हैं, आपके साथ और भी विद्वान हैं, कि अब तक जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं या जो भी डिस्कशंस हुए होंगे, उनको देखते हुए क्या नए प्रयोग इस भाषा के संरक्षण के लिए भविष्य में किए जाने की संभावना है, या कोई प्रयत्न हो रहे हो जो जानकारी यदि आप दे सकते हैं? इस प्रकार की एक संस्था बनाए जाने की, राष्ट्रीय स्तर पर संस्था बनाए जाने की संभावना है कि जैसे जो विश्वविद्यालय का रूप ले सके प्राकृत के, और जहां से प्राकृत के शोध आदि को गति प्रदान हो सके, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट की भी संभावना है। कई चेयर की स्थापना हो सकती है, कई डिपार्टमेंट अधिक बन सकते हैं, ये भी संभावना बनती है। तो जैसे अन्य भाषाओं को प्रमोट किया जा रहा है, उनके लिए जिस प्रकार की संस्थाएं बन रही हैं, उसी तरह से प्राकृत के लिए भी हम आशा रखते हैं कि वैसी संस्थाएं बनेंगी और उसको प्रमोशन मिलेगा। अच्छा जैन साहब, आपने अपने इस बातचीत में 2-3 बार उल्लेख किया कि प्राकृत भाषा के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अधिकांशतः जहां जैन सेंटर्स हैं विश्वविद्यालयों में, उनके साथ की जा रही है। अभी जब नौकार मंत्र का सामूहिक जाप था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्राकृत के कुछ उद्धरण दिए थे,
और हमारे यहाँ तो ये कहते भी हैं कि भगवान महावीर ने भी प्राकृत में उपदेश दिए थे। तो ये बताएं, क्या प्राकृत भाषा जैन धर्म तक सीमित है या इसका एक व्यापक आधार है? नहीं, व्यापक आधार है। और यही नहीं, नाथ संप्रदाय की एक पुस्तक प्राकृत में लिखी गई है, और दक्षिण भारत में भी शंकराचार्य के दर्शन पर एक प्राकृत में एक रचना की गई है। तो प्राकृत तो एक भाषा है, जैनों तक सीमित नहीं है, और विस्तार है। हाँ, विस्तार है। कभी कोई भी हो प्राकृत का उपयोग कर सकता है। भाषा तो भाषा है, लेकिन इस भाषा में चूंकि साहित्य की रचना अधिक जैन दर्शन की हो गई है, इसलिए लोग जैनों की भाषा समझने लगे हैं। लेकिन है ये भाषा, और सबकी भाषा है, कोई भी इसमें रचना कर सकता है। अच्छा, जैसे कोई बच्चा प्राकृत पढ़ना चाहे, में तो मातृभाषा में और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की बात की जा रही है, तो क्या कोई ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं जो सरल भाषा में कि बच्चा या आम आदमी जिसकी इसमें रुचि है वो अपने स्तर पर पढ़ सके? या जैसे मैंने कहा कि कोई ऐप, जैसे अंग्रेजी में आते हैं ना कि 10 दिन में अंग्रेजी सीखिए, 1 महीने में अंग्रेजी सीखिए, और वो ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई पुस्तकें या कोई प्रयोग किए गए हैं जो एक साधारण या सामान्य व्यक्ति या बच्चे उस भाषा के आत्मा को कहीं समझ सके? ये मेरा अभिप्राय था। हाँ, नहीं, इस दिशा में काम हुआ है और हो रहा है। मैं समझता हूँ अब तक लगभग 30 से अधिक पुस्तकें प्राकृत सीखने के लिए आ चुकी हैं पिछले 50 सालों में, यानी पहले से ये प्रयत्न चल रहा है। और कई ऐसे विद्वान संत भी हुए हैं जिन्होंने प्राकृत में रचनाएं की हैं, प्राकृत भाषा में लिखा है। जैसे एक ग्रंथ है मुख्य पुरिसुत्थो, आचार्य उमेश मुनि जी अणु के द्वारा रचित है, जिसमें 2-2.5 हजार गाथाएं हैं। उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, 2-3 ग्रंथ लिखे हैं। एक नमोकार अनुपेहा है जो नमस्कार मंत्र पर है, एक सामान्य सढ़ी ऐसा ग्रंथ है। और इसी तरह से आचार्य घासीलाल जी महाराज का एक मुख्य पदम ग्रंथ है जिस पर अभी मैं काम कर रहा हूँ, उसका प्रकाशन होने वाला है। तो प्राकृत के व्याकरण भी लिखे। और ऐसे ही आचार्य सुनील सागर जी महाराज हैं दिगंबर परंपरा में, वो प्राकृताचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई सारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं। आचार्य वसुनंदी जी ने अभी प्राकृत में ग्रंथ लिखे हैं, और एक प्रणम्य सागर जी के ग्रंथ हैं। तेरापंथ संप्रदाय में एक मुनि विमल कुमार जी हैं, उन्होंने कई सारे ग्रंथ प्राकृत में लिखे हैं। तो ऐसे प्राकृत में लेखन की परंपरा अभी चल रही है। तो ज्यादा काम साधुओं ने किया है, मतलब ऐसा लगता है मुझे, आप जिस तरह के साधुओं ने किया है, नहीं, जो किताबें लिखी गई वो गृहस्थों ने भी लिखी है। जैसे प्राकृत दीपिका है, और हमारे विद्वान प्रोफेसर प्रेम सुमन जी जैन है, उनका प्राकृत स्वयं शिक्षक है जो बहुत सरल है, उसको कोई भी बालक पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इस तरह से सुबोध प्राकृत व्याकरण लिखी गई थी, पहले पाथर्डी बोर्ड से पुस्तक छपी थी, वो बहुत सरल प्राकृत में थी। तो ऐसे प्रयत्न हुए हैं, और जो पढ़ाने का अभी क्रम चल रहा है वो भी बहुत सरलता से चल रहा है। लेकिन अभी और पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें लिखे जाने की आवश्यकता है। जब संगठित रूप होगा और कोई कमेटी का निर्माण होगा, तो पाठ्यक्रम की पुस्तकों के निर्माण की महती आवश्यकता है। तभी कई पाठ्यक्रम वो लागू हो सकती है। स्कूल के लेवल पर भी पाठ्यक्रम बने, और कॉलेज के लेवल पर भी बने, और ऐसे पाठ्यक्रम बने जिनमें रोचकता हो। इस तरह की पुस्तकों के निर्माण की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ लोग सक्रिय हुए हैं, और वो कुछ सामने तो और माहौल बनेगा प्राकृत को पढ़ने पढ़ाने का। हम भी एक जिनवाणी जो पत्रिका निकलती है जिसको मैं देखता हूँ, उसमें एक पृष्ठ प्राकृत में दे रहे हैं, या प्राकृत के बारे में दे रहे हैं, प्राकृत भाषा में लिख करके लिख। अच्छा जैन साहब, आपको तो बहुत मौका मिला है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स में जाने का। आपने स्वयं भी बहुत सारे ऐसे आयोजन किए हैं। आप लंदन गए, नेपाल गए, न्यूयॉर्क गए, बैंकॉक गए, बहुत जगह गए। वहां भी आपने प्राकृत भाषा से जुड़े हुए बहुत सारे आयोजनों में अध्यक्षता की है, अपने पेपर पढ़े, की नोट स्पीकर भी आप रहे हैं। क्या लगता है आपको कि एक ऐसी भाषा जिसकी इतनी विस्तृत और व्यापक और समृद्ध परंपरा है, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस तरह से वो सम्मानित और समादृत? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्राकृत का महत्व है। अभी जैन दर्शन की चेयर्स की स्थापना यूएसए में हो रही है, अनेक देशों में हो रही है। लगभग 50 चेयर्स की स्थापना 50 यूनिवर्सिटीज में हो चुकी है। और भारत में भी अनेक विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन और प्राकृत का अध्यापन होता है।
चाहे वो चेन्नई हो, मद्रास विश्वविद्यालय में है, और चाहे वो पूना विश्वविद्यालय हो, वहां भी जैन दर्शन की चेयर है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जैन अनुशीलन केंद्र काम करता रहा है। तो जैन दर्शन जहाँ पढ़ाया जा रहा है वहाँ प्राकृत भी जुड़ी हुई है, और प्राकृत के अलग से भी डिपार्टमेंट रहे हैं। अभी देश में 3-4 ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे भोगीलाल लहरचंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, जो प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश में प्राकृत अध्ययनशाला का आयोजन करता है। ये उपक्रम अभी 35 वर्षों से चल रहा है। मुझे भी वहाँ अध्यापन करने का अवसर मिलता रहा है सन 1990 से ही। और ऐसे ही पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी है, वो भी प्राकृत का अध्यापन कराता है, और अध्ययनशाला उनकी अभी ग्रीष्मावकाश में भी चलती है, और शोध रत्नाकर के माध्यम से भी ये पढ़ाई हो रही है। जैन विश्व भारती लाडनू है, वहां भी प्राकृत का विभाग है, प्राकृत की पढ़ाई होती है। तो इस तरह से अनेक स्थानों पर देश के कई विश्वविद्यालय, देश में तो खैर आपने बताया काम हो रहा है, लेकिन जैसे आप लंदन यूनिवर्सिटी भी गए, लंदन में भी यूनिवर्सिटी है, न्यूयॉर्क में गए, वहाँ कोई ऐसी चेयर बनी है कुछ, या यूनिवर्सिटीज में? एक ईवा डी क्लार्क है, जो अपभ्रंश भाषा की जानकार है, अपभ्रंश पर काफी काम किया है। और पहले वुलनर हुए, वुलनर ने इंट्रोडक्शन टू प्राकृत पुस्तक लिखी, और उनसे पहले जर्मन विद्वान आर पिशेल, उन्होंने प्राकृत की ग्रामर लिखी थी, जिसका अनुवाद किया गया है हेमचंद्र जोशी के द्वारा। प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, यानी बड़े स्तर पर व्याकरण पर काम जर्मन विद्वानों ने भी किया है, और वो पठनीय है। आज भी उसको प्रामाणिकता की दृष्टि से देखा जाता है। पिशेल की व्याकरण को उद्धृत किया जाता है कि पिशेल ने किस तरह से अनेक भाषाओं को अध्ययन करके उसमें क्या साम्य है और क्या भेद है, क्या होना चाहिए, रीडिंग्स को, उन्होंने पुस्तकों को, टेक्स्ट को भी देखा है, व्याकरण को भी देखा है, फिर अपना मत उसमें दिया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो व्याकरण बनी है। ऐसे देश में अनेक विद्वान, जैसे प्रोफेसर बनर्जी साहब हैं, उन्होंने भी प्राकृत पर काम किया। राजा राम जी हैं, उनको राष्ट्रपति सम्मान भी मिला है। ऐसे अनेक विद्वान इसमें लगे हुए हैं प्राकृत भाषा के क्षेत्र में, जो ख्याति प्राप्त हैं, और आगे कुछ कमल चंद जी सोगानी साहब कर रहे हैं। लेकिन जैन साहब, ये जो आपने इतने सारे नाम लिए, बहुतों को मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो अधिकांश व्यक्ति वो हैं जो एक उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां उन्होंने बहुत कुछ अर्जित किया, बहुत कुछ योगदान दिया। क्योंकि आप इतने विश्वविद्यालयों में जा रहे हैं, अकादमिक मंचों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे युवा हैं जो उसी जुनून जिजीविषा के साथ इस भाषा में शोध अनुसंधान करके इस भाषा की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। हाँ, अभी हैं ऐसे कुछ लोग, जैसे पुलक गोयल हैं, वो युवा हैं। ऐसे व्योम शाह है, व्योम शाह अहमदाबाद में, वो भी इस तरह युवा हैं। और कई युवा जैसे यूनिवर्सिटीज में हैं, वो काम कर रहे हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगह युवा काम कर रहे हैं। तो वो मैं समझता हूँ आगे प्राकृत को बढ़ाएंगे, और प्राकृत के साहित्य को समृद्ध करेंगे, प्राकृत का संरक्षण करेंगे, और रुचिपूर्वक करेंगे। कई महिलाएं इसमें लगी। जैन साहब, मुझे लगता है जैसे मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप तो स्वयं पत्रकारिता के विद्यार्थी भी रह चुके हैं। जैसे आजकल टीवी पे, रेडियो पे संस्कृत के समाचार आते हैं। मेरे ख्याल कुछ फिल्में भी बनी है संस्कृत को लेकर के, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा के नाटक तो यदि अपन अपने विश्वविद्यालय जीवन को याद करें, तो मैंने भी कुछ नाटकों में भाग लिया, और आपने भी मेरे ख्याल में ज्यादा ही नाटकों में भाग लिया होगा जो पूरी तरह संस्कृत में थे। तो क्या प्राकृत में भी ऐसे कुछ प्रयोग हुए जिसमें कि ये लोकप्रिय हो सके? मतलब प्राकृत में अभी प्रयोग होना चाहिए। जैसे जनवाणी में आप एक पेज छाप रहे हैं, क्या और कोई जो ऐसे मैगजीन इस तरह से एक पत्रिका निकल रही है पागत भाषा के नाम से, प्राकृत भाषा की एक पत्रिका शुरू हुई है, वो प्राकृत में निकल रही पूरी। प्रोफेसर अनिकांत जैन इसको देख रहे हैं, वो युवा में कह सकते हैं आप, बीच की अवस्था है। अच्छा, मतलब पूरी एक्सक्लूसिवली वो एक तरह से प्राकृत भाषा पर ही है, प्राकृत की वो है, पत्रिका है। पर वो 2 महीने 3 महीने में जब भी होता है वो निकालते हैं। जब आपने प्राकृत पत्रकारिता की बात की, तो मुझे मालूम है हमारे यहाँ संस्कृत पत्रकारिता पर शोध कार्य हो चुका है। क्या प्राकृत में भी कोई इतने पत्र छपे हैं कि कभी कोई इस पे डिसर्टेशन या पीएचडी करने के लिए किसी को प्रेरित किया जाए? अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्राकृत को काम करने की आवश्यकता है। अभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी लोग प्राकृत में लिखने वाले कम हैं।
उनको लिखने वालों की संख्या बढ़ेगी, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शिविर भी हों जिसमें डिस्कशन करें और ये प्रामाणिकता का निर्धारण करें कि प्राकृत के कौन से प्रयोगों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता कैसे होगी। इन पर डिस्कशन होने के बाद एक नीति निर्धारण होने से प्राकृत का स्वरूप जो लेखन में आना चाहिए वो निर्धारित हो, तो उसमें ज्यादा लिखा जा सकेगा। अभी उसमें कुछ मतभेद चलता है, उसका निवारण होना आवश्यक है। अच्छा जैन साहब, कोई एक सामान्य व्यक्ति प्राकृत सीखना चाहता है, मान लीजिए मैं प्राकृत सीखना चाहता हूँ, तो क्या कोई ऐसी विशेष अपेक्षा है उस जिज्ञासु के लिए कि भाई उसका संस्कृत का बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए या हिंदी का बैकग्राउंड अच्छा हो, कोई इस तरह का है, या कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस भाषा को सीखने के लिए सक्षम या योग्य है? कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। प्राकृत भाषा के मैं समझता हूँ संस्कृत भाषा की तुलना में 5% श्रम की आवश्यकता है प्राकृत सीखने में, केवल 5%। संस्कृत को सीखने में जितना श्रम करना पड़ता है वो क्यों? क्योंकि संस्कृत में जैसे 10 गण हैं, प्राकृत में ऐसे 10 गण की व्यवस्था नहीं है। संस्कृत में आत्मनेपद परस्मय पद के रूप अलग अलग, कौन सी धातु आत्मनेपद पद है, कौन सी परस्मय पद है, कौन सी उभय पद है, उभयपदी है, ये याद रखना पड़ता है। प्राकृत में हर धातु को परस्मय पद में भी बनाया जा सकता है, आत्मनेपद में बनाया जा सकता है, और इसमें इतने लकार नहीं है जितने 10 लकार वहां पर है संस्कृत में। यहाँ वैसे लकार नहीं है। वर्तमान काल का एक रूप चलता है, भूतकाल का भी एक चलता है, और भविष्य काल का भी एक चलता है। वहाँ 3 रूप भूतकाल के चलते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। तो यहाँ बहुत कम, और ऐसे रूप में अधिकारांत रूप होता है, हलंत रूप अलग होते हैं। यहाँ हलंत शब्द ही नहीं होता, प्राकृत में हलंत शब्द कोई नहीं होता अनुस्वार के अलावा, और कोई हलंत यानी अंत में हल नहीं होता है। तो प्राकृत भाषा चूंकि सरल है तो स्वरांत रूप ही बनते हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, बस ये रूप बनते हैं। तो ऋकारांत रूप नहीं होता, हलंत रूप नहीं होता, तो बहुत कम श्रम करना पड़ता है। तो इस तरह से सरल है। लेकिन प्राकृत में अगर वैशिष्ट्य और पांडित्य प्राप्त करना है तो उसका व्याकरण पढ़ना होगा, और संस्कृत जानने वाला ज्यादा पांडित्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि संस्कृत की समानता प्राकृत के साथ है। कई रूप जो संस्कृत में प्रयुक्त हैं वो अपभ्रष्ट होकर भी प्राकृत में आए हैं, तो वो तभी समझ पाएगा जब उसको संस्कृत का भी ज्ञान होगा। और संस्कृत की भांति यहाँ पर व्याकरण के नियम भी लागू होते हैं, तो व्याकरण के नियमों का बोध भी उसको सहज हो सकता है संस्कृत जानने वाले को। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पहले संस्कृत पढ़ना आवश्यक है। सीधे हिंदी से, अंग्रेजी से, किसी भी भाषा से प्राकृत को सीखा जा सकता है, और इसके लिए प्रयत्न हुए हैं, सफल प्रयत्न हुए हैं। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, और उत्साह से वो प्राकृत को सीख सकता है। हर विद्यार्थी सीख सकता है, कोई भी जिज्ञासु सीख, किसी भी उम्र में सीख सकता है। अच्छा जैन साहब, आप प्राकृत भारती अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जैसा नाम से स्पष्ट है, प्राकृत भारती एक ऐसी संस्था जो प्राकृत भाषा के उन्नयन के लिए समर्पित है। हालांकि प्राकृत भारती का जो उद्देश्य है वो बहुत व्यापक और विविध है। तो इस प्राकृत भारती के माध्यम से जो कुछ आपने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को, इस संस्था ने जो कंट्रीब्यूट किया है, कुछ उसके बारे में बताएं। ये संस्था प्रारंभ हुई थी तब प्राकृत का ही मूल उद्देश्य था कि प्राकृत के ग्रंथों का इसमें प्रकाशन करेंगे, प्राकृत को प्रोत्साहन देंगे। लेकिन जो इसके संस्थापक अध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं DR मेहता साहब, जो एक सेबी के चेयरमैन भी रहे और अच्छे भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे, और बहुत महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले। तो भगवान महावीर विकलांग साहित्य समिति की उन्होंने स्थापना की, और प्राकृत भारती अकादमी की भी। तो प्राकृत के कई सारी ग्रंथ इन्होंने प्रकाशित किए हैं, चयनिकाएं प्रकाशित की हैं जो सोगानी साहब के संपादकत्व में अनुवाद में प्रकाशित हुई। और उसके अलावा भी जैसे ध्यान शतक है, और भी जो प्राकृत के ग्रंथ जो भी आते हैं तो उसको प्राथमिकता से प्रकाशित करते हैं। पर अन्य ग्रंथों को भी इसमें स्थान दिया गया है, यहाँ तक कि ऋग्वेद को भी प्रकाशित किया गया है। इस्लाम, ईसाई के ग्रंथों को भी वैसे जानकारी के रूप में प्रकाशित किया जाता है। तो व्यापक दृष्टिकोण के साथ में प्राकृत भारती अकादमी काम कर रही है, लेकिन प्रधानता तो प्राकृत की ही है। अच्छा, कभी कोई अनुवाद की स्थिति बनी, चाहे वो प्राकृत भारती के माध्यम से प्रकाशित हो? जैसा आपने कहा कि प्राकृत भारती का, ये प्राकृत भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत व्यापक है, और आपने गाथाओं की बात की। मेरे ख्याल वो साहित्य ऐसा होगा जो हमारे जीवन मूल्य उसमें निहित होंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा उसमें निहित होगी। तो कई बार क्या होता है कि वो
वो जो उपन्यास हैं, कहानियां हैं, गाथाएं हैं, यदि उनका अनुवाद हो विविध भाषाओं में तो लोकप्रिय होती हैं, और कभी ऐसे शोधार्थी या जिज्ञासु आ सकते हैं जो मूल पढ़ना चाहें। तो क्या इस दिशा में क्या लगता है आपको कि सही कहा। प्रोफेसर हरिराम जी आचार्य ने आगम तीर्थ किताब लिखी थी, तो उन्होंने आगम की कई गाथाओं का अपनी हिंदी कविताओं में अनुवाद किया था। तो आगम तीर्थ नाम से है, वो हिंदी कविताओं में ढाल दिया उन्होंने गाथाओं के अनुवाद को। तो ऐसा प्रयत्न कोई करे तो उससे वो लोकप्रियता बढ़ सकती है, पर अभी बहुत कम है, मतलब इसमें संभावनाएं काफी हैं। संभावनाएं बहुत है। अभी तक कई ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ है, कई पांडुलिपियां पड़ी हैं। कहते हैं कि लाखों की संख्या में पांडुलिपियां हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ का प्रकाशन पहले हुआ हो, पर अभी काम खूब शेष है प्राकृतिक। लेकिन धर्मचंद जी, ये जो आपने बताया कि लाखों की पांडुलिपियां हैं, क्या हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, जहां भी ये पांडुलिपियां हैं, सुरक्षित हैं प्रॉपर तरीके से? क्योंकि अब तो तकनीक इतनी आ गई है कि आप उनको डिजिटलाइज कर सकते हैं, ये तो नष्ट हो जाएंगी समय के प्रभाव में। ये नहीं, वो सुरक्षित है। जो नष्ट हो गई वो पहले हो गई आक्रमण के कारण से, मुस्लिम आक्रमण और विदेशी आक्रमण के कारण से, लेकिन अभी काफी जगह सुरक्षित है और अब सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। तो जैसा आपने कहा कि सरकार भी ध्यान दे रही है, सरकारी स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे हैं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है, तो अगले 20, 25, 30 वर्षों बाद आप इस प्राकृत भाषा का भविष्य और स्थान किस रूप में देखते हैं? मैं बहुत सुंदर भविष्य देखता हूँ, और मैं समझता हूँ प्राकृत का युग आने वाला है और आ रहा है। मोदी जी ने जो, या मोदी सरकार ने जो घोषणा की है, वो निश्चित रूप से एक सुखद परिणाम लेकर आएगी। और लेकिन इस सोच के आधार क्या है? क्योंकि अभी तो ये गूगल पे भाषा उपलब्ध नहीं है, एआई में ये भाषा नहीं है, तो जो संभावना, सुंदर भविष्य की संभावना है, उसका आधार क्या है उस सोच का? वहां तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन जो जो काम बढ़ेगा और उसके पाठक बढ़ेंगे, इसमें पाठकों को आकर्षित करने के लिए अनुवाद करना भी आवश्यक है। प्राकृत की पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद, चाहे वो अरबी फारसी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, या कन्नड़ हो, या जो जो भी भाषाएं हो सकती हैं, उनमें जितने विद्वान आएंगे और वो अनुवाद करेंगे तो उससे प्राकृत का महत्व स्थापित होगा। प्राकृत भाषा के कई ग्रंथ कन्नड़ लिपि में लिखे गए थे पहले प्राचीन काल में, कन्नड़ में भी है और तमिल में भी रचनाएं हुई हैं। तो प्राकृत भाषा है, प्राकृत तो लिपि कोई। अच्छा जैन साहब, हमारे यहाँ साहित्य अकेडमी सभी भाषाओं में पुरस्कार देती है, हाँ, है ना? क्या प्राकृत में भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है कोई? प्राकृत में भी है, राष्ट्रपति सम्मान रहा है, अभी 2-3 साल से नहीं मिल रहा, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 5-7 विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान मिल चुका है और कुछ युवाओं को भी मिल चुका है। एक दो कैटेगरी बनाई हुई है, एक युवा को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, दूसरा जो प्रौढ़ विद्वान है उनको किया जाता है। तो वो युवाओं भी सम्मानित हुए हैं और प्रौढ़ भी हुए हैं, पर अभी 3-4 साल से उसके कुछ कठोर नियम हो गए हैं कि प्राकृत भाषा में उनकी किताबें हों, वो प्राकृत भाषा में लिखी हुई किताबें हों। वो अभी उसमें समय लग रहा है लोगों को, और सरकार ने भी शिथिल कर दिया। संस्कृत में भी नहीं हुआ, उसके बाद किसी भी भाषा में नहीं हुआ, पर एक विद्वान प्राकृत का, एक विद्वान युवा, जैसे संस्कृत के 15 विद्वानों तक दिया जाता रहा राष्ट्रपति सम्मान, वैसे प्राकृत को, पाली को भी शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह के सम्मान, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा सकेगा। ये जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्राकृत के विद्वान को सम्मानित करने की संभावना बढ़ गई है। चलिए, मतलब सोचा जा रहा है और कोशिशें जारी है, वातावरण बन रहा है इसका। हाँ। और ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के बाद निश्चित रूप से कुछ विकास होगा। क्या स्टेट एकेडमीज हैं क्या? जैसे अपने यहाँ हिंदी की एकेडमी है, नाटकों के लिए एकेडमी है, ब्रिज भाषा एकेडमी है, संस्कृत की एकेडमी है, तो ऐसी प्राकृत के लिए भी सरकारी स्तर पर, जैसा आपने अनुवाद की अपन ने बात की, तो जो लोग अनुवाद कर रहे हैं उनको अपन फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए, उनके प्रकाशन के लिए सहयोग कर पाए, इस तरह के कहीं कोई? आपने ठीक बात कही। ये अभी 2-2.5 वर्ष पहले राजस्थान में प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी। प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी। फिर उसके बाद तुरंत बाद पश्चात चुनाव आ गए
पहले लोक सभा के, फिर बाद में विधानसभा के आ गए। तो उसमें फिर उसमें जो कमेटी बनी थी वो क्रिया नहीं कर सकी, कार्य नहीं कर सकी, और वो अभी तक पेंडिंग ही चल रहा है। पुनः उस तरह से योजना नहीं तो बनी। शायद निदेशक का दायित्व भी आपको को दिया गया था ना? सरकार ने कदम उठाया है हाँ हाँ हाँ। पहली अकादमी स्थापित करने का। अन्य प्रांत भी करेंगे इस प्रकार से, ऐसी आशा है। नहीं, वो जो अकादमी मेरे ख्याल आपको अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष का जी निदेशक जी जी, मुझे अध्यक्ष। वो अस्तित्व में है अभी या सरकार बदलते ही? सरकार बदलने पर निष्क्रिय हो गए, निष्क्रिय हो गया है। चलिए, विचार उठते हैं, प्रयास होते हैं, और जब एक सामूहिक चेतना इनके साथ जुड़ेगी तो शायद कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे। धर्मचंद जी, आपका जीवन जैसा मैंने देखा, बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत सरल सात्विक है, और जिस तरह से आप बिल्कुल एक मूक सेवा भावी की तरह से साहित्य साधना में लगे हुए हैं, हमारी ये जानने की इच्छा है कि आपके दिनचर्या, जो आपका पूरा जीवन का अनुशासन है, वो किस तरह का है? दिनचर्या किस तरह की? आप कैसे अपना समय निकालते हैं? अब सेवानिवृत्ति हो गई, आप डीन रहे, प्रोफेसर रहे, अभी एक शायद निजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, देश विदेश में यात्राएं कर रहे हैं, तो इस सारे उसमें कैसे आप अध्ययन, चिंतन मनन, शोध, अनुसंधान, बहुत सारे विद्यार्थियों का आपने पीएचडी के लिए गाइड किया, और एक शिक्षक के रूप में जो दायित्व हमारे पे है, सब कुछ आपने निभाए हैं। तो अब सेवानिवृत्ति के बाद आपके जीवन की दिनचर्या और भविष्य की संभावनाएं अकादमिक रूप में क्या कुछ चिंतन मनन है आपका? सेवानिवृत्ति के पश्चात भी मेरा जीवन बड़ा व्यस्त चल रहा है, और प्रातःकाल उठने के पश्चात में धार्मिक साधना करता हूँ, सामायिक करता हूँ। और अभी कुछ समय से, यानी कि अक्टूबर 2024 से मैंने प्रतिदिन 3 सामायिक, यानी 2.5 घंटा करीब धर्म साधना में लगाने का उपक्रम प्रारंभ किया है, जयपुर में रहते हुए। वो चल रहा है, जयपुर में रहता हूँ तो होता है। और मैं शारीरिक दृष्टि से भी व्यायाम आदि करता हूँ, आधा पौन घंटा उसमें भी लगाता हूँ। शाम को भ्रमण करता हूँ, और दिन में सोने का उपक्रम नहीं रहता, प्राय नहीं रहता। भोजन सात्विक रहता है, 2 समय भोजन का नियम कर रखा है कि अन्न का सेवन 2 बार करूंगा, ये किया हुआ है। तो बाकी चीज ले लेता हूँ, तो शरीर भी अपना काम कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और रात्रि में लगभग 11 बजे विश्राम का समय रहता है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने का समय रहता है। तो ऐसे नींद भी पूरी लेता हूँ, नींद में कमी रहे तो फिर दिन ठीक नहीं निकलता, नींद भी लेता हूँ। तो आप स्वाध्याय भी करते हैं, और सारा आपने ये ग्रंथ पढ़े हैं, और आप एक ऐसे संस्था से भी जुड़े हुए हैं जो विज्ञान या वैज्ञानिक दृष्टि से इन सारी चीजों की व्याख्या करने के लिए काम कर रही है, उसके उपाध्यक्ष भी हैं। अब आपने एक बार चर्चा की थी मुझसे, मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि अपनी जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स है, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, ये लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण सन 2019 में स्थापित हुई, जिसमें देश के और विदेश के भी कई लोग इसमें सदस्य बने हैं। जो फेलोज हैं उसमें देश के और अमेरिका के भी कई लोग हैं, दूसरे देशों के भी हैं, पर इसमें जो विज्ञान में रुचिशील है वो ज्यादा लोग हैं। जैन दर्शन भी जानते हो और विज्ञान में रुचिशील और पहले से वैज्ञानिक हो, वो ज्यादा है। तो मुझे भी उसमें मेरा जो इशारा था, मेरा जो था, क्योंकि अपन पुराना जो पौराणिक साहित्य और ये सब पढ़ते हैं, इसमें कई तरह की चीजें होती हैं, और आज का युवा जो है वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता है। तो वो सारा काल्पनिक और पौराणिक आख्यान, कथाएं, कहानियां, उपन्यास, और आज का ये कृत्रिम बौद्धिकता का दौर, उसके अंदर आप किस तरह का सामंजस्य या विरोध, कंट्रास्ट वो देखते हैं, और उन पर क्या कुछ लिख रहे हैं, या किस तरह से आप उस पीढ़ी को कन्विंस करते हैं? देखिए, सोच का अंतर होता है। आज की पीढ़ी जो सोचती हो एकांत सोच है, एकांत भौतिक सोच है। जब हम अध्यात्म को पढ़ते हैं, धर्म को पढ़ते हैं, तो एक सर्वांगीण सोच पैदा होता है कि हमको भौतिक साधनों का भी उपयोग करना चाहिए, लेकिन किस दृष्टि से करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और अपना भीतर का विकास भी करना चाहिए। जब तक व्यक्ति का भीतरी विकास नहीं होता है, वो बाहरी विकास कितना भी कर ले वो अतृप्ति ही रहता है, अधूरेपन का अनुभव होता रहता है, कभी उसको संतुष्टि नहीं होती।
तो आत्मिक विकास या आभ्यंतर विकास भी मनुष्य का बहुत आवश्यक है, और वही वास्तविक विकास है। बाहरी विकास साथ साथ होता रहे, उसमें हानि नहीं है, लेकिन केवल बाहरी विकास पर निर्भर हो जाने से नुकसान अधिक होता है, प्राकृतिक भी होता है और आभ्यंतर भी होता है, और अंत में कई बार दुखद घटनाएं भी घटती हैं। इसलिए इसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि जो है वो सब तरफ काम करती है, विध्वंस में भी काम करती है और रचनात्मक में भी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको दिशा प्रदान करने के लिए हमको प्राचीन साहित्य को पढ़ना चाहिए और उसका स्वाध्याय करना चाहिए। अच्छा धर्मचंद जी, आपने तो खैर बहुत ही ज्यादा शोध अनुसंधान गहन चिंतन मनन किया है। अब जो आने वाला समय है उसमें आप क्या कुछ लिखने की सोच रहे हैं नया, या? मैं अभी जो प्लान किया है और मुझे मिला भी, एक प्रोजेक्ट मिला है ICPR से, जैन दार्शनिक साहित्य का इतिहास का लेखन करूंगा, भी शुरू किया ही है। कोई उसकी समय सीमा कब तक पूरा कर लेंगे आप? 2 वर्ष का समय मिला है, 2 वर्ष में करूंगा। चलिए, तो बहुत अच्छा है। आप जब सेवा में थे उससे भी ज्यादा इस समय व्यस्त हैं। अनेक पुरस्कार आपको मिले, और हाल ही में आपको 5 लाख का पुरस्कार आचार्य जवाहर जैन ज्योति अवार्ड जी, आचार्य जवाहर जैन ज्योति पुरस्कार, जवाहर जैन ज्योति पुरस्कार आपकी साहित्य साधना के लिए अभी प्रदान किया गया था। ये तो बहुत लंबी सूची है। ये पुरस्कार ही कहीं न कहीं प्रेरणा देते हैं निरंतर कार्य करने के लिए, और आप जैसे विद्वान अभी भी सक्रिय हैं। हम यही उम्मीद करते हैं इसी तरह स्वस्थ रहते हुए आप निरंतर शोध अनुसंधान के साथ जुड़े रहें, और प्राकृत भाषा के उन्नयन और विकास के लिए आपका ये जो एक समर्पण है, ये इस भाषा को पुनर्जीवित कर सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतना समय दिया। अग्रजों की शुभकामना अवश्य कार्य करेंगी। हाँ, नहीं बिल्कुल, आप जिस मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि कोई एक अच्छा संकल्प लेके काम शुरू किया जाए तो वो पूरा होता है। आपने जिस तरह से केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर के अपने विद्वान मित्रों के साथ जो ये बीड़ा उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने शब्दकोश की बात की और बहुत सारे आपने सुझाव भी दिए। इस बातचीत में भी कई सुझाव निकल करके आए। तो उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो भी यदि कुछ सोचते हो, कोई उनके पास भी कोई ऐसा चिंतन हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में वो टिप्पणी करें। और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो अकादमिक यात्रा है, या ये जो हमने एक कहना चाहिए कि एक विचार यज्ञ शुरू किया है इस चैनल के माध्यम से, उसको आप ज्वाइन करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना संवाद करने आपका हार्दिक धन्यवाद कि मुझे आपने इसमें जोड़ा और इस तरह से बिल्कुल बहुत समय से इच्छा थी, और आपकी उस व्यस्तता के कारण समय थोड़ा विलंब से मिला, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी मित्रों को ये संवाद पसंद आएगा और इस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।